तो 12th फेल के बाद कैसे आप एक 3 बार कंटिन्यूअस एमपी चुने गए, 2 बार एमएलए चुने गए, कैसे ये सफर रहा? वो बिल्कुल सुदूर इंटीरियर इलाका है, वो गांव है। तो अब जब मैं बचपन में अपने गांव से हाई स्कूल पढ़ने जाता था तो नदियों को पार करके जाना पड़ता था, इतना पानी में तैर के। हमने देखा अपने गांव में, अपने इलाके में लोगों को, डिलीवरी पेशेंट जो होता था, हमारी माताएं बहनें, उनको मरते देखा। चचरी में 4 आदमी कंधा में ले जाते देखा। पहली बार आप इंडिपेंडेंट? बिल्कुल। और आश्चर्य है कि जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा तो मैं मात्र 3,500-4 हजार वोटों से हारा। प्लस MY का वहां समीकरण है, उसको मैं तोड़ देता हूँ। MY क्या समीकरण है? जैसे लालू यादव कहता है ना, मुस्लिम यादव, माई समीकरण। अच्छा, माई। इसी पर वो चुनाव लड़ता है जी। और उस माई समीकरण को ही मैं ध्वस्त करता हूँ। और जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ती है ना, तो उसी तरह से एम्बिशन होना चाहिए, सेवा। और ये बात सच है कि लंबी राजनीति करने के लिए राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है। फिर पिताजी कहते, ये काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने। अब बताइए, उस समय में मैं याद किया, आज भी याद है, जबकि पढ़ाई लिखाई छोड़ना कितना दिन, 40 साल हो गया, 40 साल से अधिक। तो ये है पिताजी का दिया हुआ। अच्छा, जो आपकी ये जर्नी रही, जब आप बिहार की राजनीति में आ रहे थे, तो 80-90 के दशक में क्या माहौल था? जिस तरह कहते हैं कि 80-90 का दशक, वहां पे एक जंगल राज या अपराध बहुत ज्यादा था, अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था वहां पे। और क्या, उस समय में शाम 4 बजे के बाद कम से कम घर से कोई निकलता नहीं था। मोटरसाइकिल छीनते होता था, गोली मारी जाती थी, टीचर जो पढ़ाने जाते थे उनसे रंगबाजी मांगता था। मतलब अपहरण उद्योगपति का होता था। लेकिन पलायन कब रुकेगा? पलायन अभी भी सब रुकेगा। पलायन बिहार के लोग अभी भी तो दूसरे शहरों में ही जाके जो है सारी नौकरी खोज रहे हैं। और आप अभी महाराष्ट्र के चुनाव में आप गए थे, आपकी मुख्य भूमिका थी, तो वहां पे भी अगर आप देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी किस तरह से भेदभाव होता है बिहारियों के साथ, जिसे बिहारी कह के गाली के तौर पे पेश किया जाता है। बिहार और मराठी और गैर मराठी करता है, उसी का जवाब अभी मिला है BMC चुनाव में। अब जब भारत सरकार का मंत्री वहां जंगल राज में पिटा जा रहा है, इससे बड़ी बात। बाकी तो अपहरण रोज होता था, कितना उदाहरण देंगे, आप इतिहास पढ़ जाइएगा, अपहरण रोज। बिहार को उसी समय से बिहार बदनाम है। न्याय के साथ विकास हो रहा है, कानून का राज है। अब लड़कियां, माता पिता, बहनें हमारी रोड में चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं कह सकता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बदल गया। तो एक बार जब मैसेज गलत जाता है तो लोग वहां जाना नहीं चाहता था, अब उद्योगपति वहां जाएगा। कोई घटना घटी थी आपके साथ? क्योंकि जब जंगल राज था तो आपको भी तो धमकी वगैरह आई होगी कि आया ही था। किस तरह की धमकी आई थी? जान मार देंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से? पॉलिटिकल पार्टी, गुंडा, क्रिमिनल, कि तुम जो है यहाँ से चुनाव मत लड़ो, भाजपा का झंडा लेके मत चलो। वहाँ कमल खिलना बहुत मुश्किल था। तो कभी आपको प्यार मोहब्बत हुआ कि केवल राजनीति ही सवार रही दिमाग पर, कि केवल राजनीति ही करना है, मतलब भाग कर सारी करी? हाँ, भाग के कुछ दिन नेपाल में रहा। अच्छा। लगभग 6 महीना, साल भर, 8 महीना। तो लड़की के माता पिता वो मुझ पर FIR भी कर दिया था। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब ये पता चला कि मेरी पोती छत से गिर गया, हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते बिना कहे वहां पे आए। हम बाहर थे कहीं, फिर हॉस्पिटल ले गया। ऊपर वाला कृपा से कुछ हुआ नहीं बच्चे को, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा, नीचे में ब्रिक सोलिंग था, कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। फिर उसी दिन सुन लो गाना जाना, वो जोड़ने का माध्यम बन गया। नमस्कार, आज हमारे बीच बात करने के लिए अररिया से 3 बार के सांसद और वहां पे 2 बार विधायक चुने हुए प्रतिनिधि प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। आज हम उनसे संवाद करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने ये पूरी जर्नी तय की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने 12 तक पढ़ाई करी, लेकिन फिर आगे का ये सफर कैसे स्टार्ट करा? अगर 12 तक पढ़ने के बाद, जैसे 12 फेल पे बहुत सारी मूवियां आ रही हैं, तो 12 फेल के बाद कैसे आप एक 3 बार कंटिन्यूअस MP चुने गए, 2 बार MLA चुने गए, कैसे ये सफर रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति जो होता है वह सेवा करने का एक जगह है, और मैं जहां से आता हूं वह बिल्कुल सुदूर इंटीरियर इलाका है, वो गांव है। अब जब मैं बचपन में अपने गांव से हाई स्कूल पढ़ने जाता था तो नदियों को पार करके जाना पड़ता था, इतना पानी में तैर के, और कोई रोड, पुल, सड़क, बिजली कुछ भी नहीं। और खास करके बरसात के दिनों में जब बाढ़ आता था, तो बाढ़ के समय में हमने देखा अपने गांव में, अपने इलाके में लोगों को, डिलीवरी पेशेंट जो होता था, हमारी माताएं बहनें, उनको मरते देखा। चचरी में 4 आदमी कंधा में ले जाते देखा। और सच बात मैं कहता हूं, पढ़ाई लिखाई से लेके मन में एक जज्बा था कि कौन MLA, कौन MP, किसकी सरकार क्यों नहीं बना। और मैंने पढ़ाई के समय में ही संकल्प लिया था, जब सांप काट लेता था सर्प,
तो वो भी मरते देखा। तो ये जिल्लत का जिंदगी, तो मुझे लगा कि खुद मैं जनप्रतिनिधि बन करके लोगों का सेवा करूंगा और खुद एक न एक दिन मैं एमएलए MP बन करके संपूर्ण इलाके का सर्वांगीण विकास करूंगा। जी। और वह संकल्प लेके चला और चलते 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 मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया अच्छा, और 2000 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ गया। पहली बार आप इंडिपेंडेंट? बिल्कुल। और आश्चर्य है कि जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा तो मैं मात्र 3,500-4 हजार वोटों से हारा विधायक में। और जब 4,000 से हारा तो हिम्मत हो गया और लगन से मैं सेवा करने लगा। हमारे यहाँ जूट की खेती होती थी, उसका कीमत नहीं मिलता था किसानों को, तो जूट का लड़ाई शुरू कर दिया। फसल बीमा लागू करो, हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, इन जन समस्याओं को लेकर, बिजली नहीं, आज़ादी कब हुआ, क्यों नहीं आई, तो सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। और लोगों को लगा कि ये सच्चा जनसेवक हो सकता है। और 2005 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, ज्वाइन करवाया। लगा कि इंडिपेंडेंट जब इतना वोट ला सकता है तो ये पार्टी से तो फिर पार्टी जीत से आ जाएगा। तो मुझे विधायक बनाया, पार्टी ने टिकट दिया, मैं विधायक बना। और सच कहता हूं, विधायक बनकर के संपूर्ण इलाके को जोड़ने का काम किया। मैं अपने लोकसभा में 700 ब्रिज बनाया हूं और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई जिला में 700 ब्रिज बना होगा। और 1 करोड़ से लेकर 10-20 करोड़ तक का ब्रिज, जो पुलिया होता है, गांव को जोड़ने का काम, और सड़कों का जाल बिछाया, हजारों किलोमीटर, बिजली गांव गांव पहुंचाया। आज तो हमारे यहाँ अस्पताल भी बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कई ट्रेन मिला, वंदे भारत अभी ट्रेन मिला है, 4 लेन अररिया टू गलगलिया रोड बना है। यानी जोगबनी नेपाल का बॉर्डर है हमारा। मैं उस जगह से आता हूं जहां नेपाल उत्तर और पूर्व बंगाल, उसी को चिकन नेक कहता है, किशनगंज को। और जहां से 43% मुस्लिम है और वहां मैं कमल खिला के आता हूं। ये साधारण बात नहीं है। बिल्कुल। प्लस MY का वहां समीकरण है, उसको मैं तोड़ देता हूं। MY क्या समीकरण है? जैसे लालू यादव कहता है ना, मुस्लिम यादव, माई समीकरण। अच्छा, माई समीकरण। इसी पर वो चुनाव लड़ता है जी। और उस माई समीकरण को भी मैं ध्वस्त करता हूं और वहां से कमल खिलाता हूं। अच्छा, जैसे आपने 12 तक पढ़ाई आपने करी, पिताजी आपके अध्यापक थे, तो फिर कैसे आपने पढ़ाई ड्रॉप आउट खुद कर दिया कि राजनीति में आने लगे? नहीं, तो जब घर वालों ने राजनीति में आने लगे तो पढ़ाई तरफ से जो आगे और जो जाना था वो मैंने नहीं ले पाया। जनसेवा करने का मन में ललक था, समय ही नहीं मिलता था। जनता का सेवा करना है, मुझे दिमाग में आदमी का इरादा नेक होना चाहिए, मंजिल मिल जाता है। इरादा नेक, और जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ती है ना, तो उसी तरह से एम्बिशन होना चाहिए, सेवा। और ये बात सच है कि लंबी राजनीति करने के लिए राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है, यह सेवा करने का ही काम है। राजनीति लंबी वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा भाव। और लंबी राजनीति, एक आध बार तो अंधों को भी लाठी मिल जाती है। हाँ, जीत गए आप, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं मिलता है। तो लंबी राजनीति करने के लिए, अर्थात बार बार जीतने के लिए, जैसे मैं 5 बार जीत गया, 2 बार एमएलए और तीसरी बार सांसद, ये साधारण काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये वही जीत सकता है जो जनता का काम करेगा। और ये बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। और करना नहीं पड़ेगा, लोगों को दिखना चाहिए कि कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजनीति करने के लिए सेवा, त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ, नैतिकवान, ईमानदार, चरित्रवान, ये बनना ही पड़ेगा लंबी राजनीति करने के लिए। वरना तो कभी आप मोदी जी के नाम पे बन जाओगे, कभी भाजपा के नाम पे बन जाओगे। आंधी में
कोई हाँ। जीत जाएगा, लेकिन बार बार नहीं जीत सकते। नहीं, आपका जब एमएलए का ही सफर ऐसे रहा कि आप जब निर्विरोध जो है 300 वोट से हारे, 400 वोट से हारे, तो 4000 एक हाँ 4000 से, तो आपकी तो एक पहले से ही एक उसमें पकड़ थी। पकड़ थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके पिताजी का क्या योगदान रहा जब आपने 12th की पढ़ाई छोड़ी, या पिताजी का इसमें पिताजी क्या? भी कहते थे कि कम से कम पढ़ लिख करके बीए में करो। मैंने कहा कि जनसेवा करना हमारा कर्तव्य है, समय नहीं मिला। मैं टीचर्स ट्रेनिंग किया था, टीचर का नौकरी भी मुझे मिल गई थी। अच्छा। हाँ, वो भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। पिताजी कहते थे कि, पिताजी टीचर थे, कि तुम नौकरी कर लो। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करना, जनसेवा करना है। फिर बाद में पिताजी भी सपोर्ट करने लगे कि इनकी इच्छा अब इधर नहीं है, अब ये राजनीति में ही जाएगा, इनके मन में सेवा करने का। और पिताजी कहा कि ठीक है, यही काम करना है तो मन से करो। पिताजी एक बात कहे थे कि बेटा एमए बीए पास करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जी। और पिताजी हमारे टीचर थे, और उस ज़माने के टीचर थे, हाई स्कूल में थे वो, हेडमास्टर। तो कहते थे कि बेटा एमए बीए पास करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको कॉम्पिटिटिव युग है, या कंपटीशन में बैठना होगा, और कंपटीशन में तुमको जीके की बात पूछेगा। तो जीके तो किताबों में है, तो रोज पढ़ाते थे पिताजी, हम भूल जाते थे। तो बाद में पिताजी को हमें पढ़ाते पढ़ाते उनको प्रेरणा मिल गई, और उन्होंने एक पुस्तक लिख डाला। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद। जो पद कविता गुरुजी पढ़ाए होंगे अभी भी याद होगी, कहानी भूल गए। तो पिताजी को लगा कि जीके की बात को आसानी से कैसे याद होगा। तो हमें पढ़ाते पढ़ाते प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने पोएम में तुकबंदी करके जीके की बातों को लिखा। जैसे मैं 1-2 कविता सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। एक कविता ऐसी है कि ज्ञान की बात है। तो पिताजी कहते थे कि बेटा भारत में कितने राज्य हैं? तो उस समय में 25 राज्य हुआ करते थे, 6 केंद्र शासित। ये किस समय की बात है? 1900? ये 1980 78-79 की बात, 77-78-79 की बात है। उसमें 5-7 क्लास में पढ़ते थे। तो पिताजी कहा कि उन्होंने लिखा जीके की बात कि भारत में कितने राज्य हैं, वो पोएम में लिख दिया। जैसे मैं बताता हूँ भारत के राज्यों का नाम, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्यारा है, त्रिपुरा सिक्किम हमारा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, मिलकर बनता है हिंदुस्तान। भारत के हैं 25 राज्य, मिलकर हम करते गए। फिर किस राज्य की राजधानी कहाँ, ये तो और कठिन है। तो पिताजी लिखे बिहार की राजधानी पटना है, असम की प्रागज्योतिषपुर, बंगाल की कलकत्ता है, राजस्थान की जयपुर, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, तो मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा का अगरतला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, तो हिमाचल की शिमला, महाराष्ट्र की बम्बई है, कर्नाटक की बेंगलोर, मेघालय की शिलोंग है, तो सिक्किम की गंगटोक, केरल की त्रिवेंद्रम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की मद्रास, कोहिमा, नागालैंड की जय जय मदरलैंड। इस तरह से राज्य राजधानी। फिर पिताजी कहते, ये काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने। अब बताइए, उस समय में मैं याद किया, आज भी याद है, जबकि पढ़ाई लिखाई छोड़ना कितना दिन, 40 साल हो गया, 40 साल से अधिक। तो ये है पिताजी का दिया हुआ। और जब मैं सुषमा दीदी को यह कविता सुनाया, एमएलए बन के आया था, तो उन्होंने कहा दीदी जाओ तुमको एमपी के चुनाव लड़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे बुला के टिकट दिया। 2009 की बात है। और इतनी प्रभावित हुई कविता से। दूसरा कविता उस दीदी को सुनाया जी कि विश्व के सिक्के का नाम, रूस का रूबल, फ्रांस का फ्रैंक, नॉर्वे का सिक्का क्रोनर है, भारत का सिक्का रुपया पैसा, अमेरिकन सिक्का डॉलर है, बांग्लादेश में टाका चलता, डेनमार्क चलाता क्रोन, और नीदरलैंड में गिल्डर चलता, कोरिया चलाता बोन,
जर्मनी का सिक्का मार्क है, अरब का रियाल, कांगो का सिक्का जेरे है, चीन का चुयान, ग्रीक का सिक्का ड्रम है, जापान का एन, ईरान का सिक्का रियाल है, ब्रिटेन का है पेंस। अब इतने देशों को रुपया का नाम आज भी याद है। ये पिताजी का कविता है, गागर में सागर पुस्तक लिखा था। अब पूरे जीके की बात, पूरे दुनिया की बात है। जैसे मैं पूछता हूं कि किस चीज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, आविष्कार और आविष्कारक, तो पिताजी लिखे मोटर गाड़ी फोर्ड की, रिवाल्वर है कोल्ड की, अणुबम है रदरफोर्ड का, रेडियम मैडम क्यूरी का, वाटरमैन फाउंटेन पेन, चेचक टीका जेनर का, व्हाइट का है थर्मामीटर, स्लैम मशीन थियोरियर का, राइट बंधु ने जहाज बनाया, पनडुब्बी बुशबेल ने, छापा खाना गुटेनबर्ग ने, बिजली दी गुलवर्ड ने, गैलीलियो ने दूरबीन दी, साइकिल मैकमिलन ने, रेल जेम्स वाट ने, सिनेमा दी एडिसन ने, वाटसन ने रडार बनाया, टेलीफोन अलेक्जेंडर ने, बेतार बनाया मिलकर दोनों, जगदीश चंद्र मार्कोनी ने, फोटोग्राफी एल्डुग्रे का, ट्रांजिस्टर है साकले का, टेलीविजन वेट का है रॉबर्ट टाइट डल्लप का। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये आपको सर 40 साल की जो जर्नी है फिर भी वो याद है आपको एकदम। क्योंकि पिताजी का संस्कार और उनका जो पढ़ाया लिखाया हूँ, निश्चित रूप से देखिए डिग्री होना अलग बात है। अब कालिदास कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हो गए। फणेश्वर नाथ रेणु हमारे यहाँ के, हाँ, आप ही वहाँ के, मैट्रिक पास है, 10वीं क्लास, लेकिन उनकी रचना MA BA कॉलेज में चलती है, प्रतिपरी कथा। आपके अनुसार डिग्री की कोई वैल्यू उस लेवल पे है? डिग्री कैसे? अलग चीज है, डिग्री का भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरिट अलग चीज है। मेरिट एकदम अलग, बिल्कुल। अब हम जैसे कम डिग्री वाले लोग हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज में डिबेट कर सकता हूँ, अध्ययन होना, ज्ञान होना, ये और डिग्री होना दोनों अलग अलग चीज है जी। तो कालिदास का उदाहरण दिया ना, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं थे पढ़े लिखे। हमारे यहाँ फणेश्वर नाथ रेणु जी बहुत कम पढ़े लिखे, 10वीं पास है। अब उनकी रचना को पढ़ी, पूरी रचना तो उनकी पूरे देश में पढ़ी जाती है। कालिदास को तो पूरा ग्लोबली पढ़ा जाता है। रेणु जी पर अभी जापान से किताब छपी है, इंग्लैंड अमेरिका रिसर्च कर रहा है। गांव की बात को लिखा है, गांव का जीवन क्या होता है, क्या है प्रतिपरी कथा, लोग कैसे रहते हैं, समाज की सब बातों को उन्होंने लिखा। इसलिए डिग्री अलग चीज है, मेरिट अलग चीज। और आदमी को ज्ञान होना चाहिए। और कम पढ़े लिखे लोग भी आपको ऐसा थॉट दे देगा, पढ़े लिखे भी फेल हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी ये जर्नी रही, जब आप बिहार की राजनीति में आ रहे थे, तो 80-90 के दशक में क्या माहौल था? जिस तरह कहते हैं कि 80-90 का दशक वहां पे एक जंगल राज या अपराध बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो किस तरह की घटनाएं होती थी उस टाइम में और किस तरह के आपके अपने अनुभव रहे? अनुभव यही है कि 80 और 90 का जो दशक था, आप कह लीजिए ना कि 2005 तक वह दौर बहुत खराब था। विकास तो कहीं था नहीं, रोड पुल सड़क बिजली तो थी नहीं, अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था वहां पे। और क्या, उस समय में शाम 4 बजे के बाद कम से कम घर से कोई निकलता नहीं था, मोटरसाइकिल छिनताई होता था, गोली मारी जाती थी, टीचर जो पढ़ाने जाते थे उनसे रंगबाजी मांगता था। मतलब अपहरण उद्योगपति का होता था। बिहार से प्लान कर गया सब, एक तो छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग ही थे, सब भाग गया। इसलिए बिहार को जो बदनाम किया, उस समय का जो दौर था लालू जी का सरकार में, बहुत खतरनाक दौर था। और उसी वक्त में जब अटल जी हम सबों के बीच आज नहीं है, भाजपा JDU ये सब अलग अलग लड़ते थे, तो अटल जी ने ही कहा था कि बिहार में इतना गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है। खुद बुला के अटल जी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बावजूद तुमको छोटा भाई बनो, दोनों मिल के लड़ो, JDU भाजपा NDA गठबंधन करो। अब बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही है, अपहरण हो रहा है, उद्योग चल रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है। इस नाते अटल जी ने कहा था नया बिहार
नीतीश कुमार। तो कोई घटना है, पर्टिकुलर घटना जो आपको लग रही है कि वो घटना आपके सामने घटित हुई थी, या कभी आप जा रहे हो और इस तरह की, जिस तरह की आप बता रहे हो कि घटनाएं हो रही थी अपहरण की, तो उस तरह की कोई घटना थी आपके सामने कभी हुई? रोज रोज घटनाएं होती थी। कोई घटना आपको याद है? खुद मैं तो कह रहा हूँ, किसी दिन किसी डॉक्टर का अपहरण, किसी दिन किसी का उद्योगपति का अपहरण। माँ बहन का इज्जत भी सुरक्षित नहीं था। कितना उसमें एक से एक घटना घटी है, अनेक घटनाएं घटी। जो मूवी और वेब सीरीज में दिखाते हैं कि एसपी के वाइफ के साथ बलात्कार कर दिया गया, बिल्कुल। ये सारी घटनाएं क्या सही थी? सही थी। मतलब मात्र उद्योग अपहरण का चलता था, फिरौती का चलता था, और 24-48 घंटा अपहरण किया और सीएम हाउस से उसको फिरौती लेकर के वो मुक्त भी हो जाता था। तो वह दौर को जब सोचता हूँ, आज भी रूह कांपता है। इस नाते आज वो हाल है। आज जो बिहार में सरकारें जो बनी है, फिर से जंगल राज जो हमारे 25 साल के लड़के नहीं देखा है। जो बच्चे उस समय में जन्म लिया होगा, आज से 25 साल पहले वो जंगल राज नहीं देखा है। इसलिए थोड़ा हम लोगों को डर भी था, परंतु इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं। बच्चे के माता पिता तो जरूर जानते हैं कि क्या घटना घटी थी। इस नाते उसको जवाब दिया। वो सब लौटने वाला युग नहीं है। आज बिहार विकसित बन रहा है। हमारे यहाँ पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बना है, 4 लाइन बन रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लेकिन पलायन कब रुकेगा? पलायन अभी भी सब रुकेगा। पलायन बिहार के लोग अभी भी तो दूसरे शहरों में ही जाके जो है सारी नौकरी खोज रहे हैं। और आप अभी महाराष्ट्र के चुनाव में आप गए थे, आपकी मुख्य भूमिका थी, तो वहां पे भी अगर आप देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी किस तरह से भेदभाव होता है बिहारियों के साथ, जिसे बिहारी कह के एक गाली के तौर पे पेश किया जाता है। देखिए, बिहार और मराठी और गैर मराठी करता है, उसी का जवाब अभी मिला है बीएमसी चुनाव में। वहाँ का मराठी गैर मराठी करके जो भेदभाव करता है, उद्धव जी जो मनसे के हैं, राज ठाकरे जी, उन्हीं का जवाब है बीएमसी चुनाव में था। अब मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहारी जो पहले 10 साल 20 साल चला गया, बहुत लोग तो जाके वहाँ घर बना लिया, व्यापार रोजगार करने लगा। अब प्लान घट गया। पहले के अपेक्षा वहाँ भी काम रोजगार अब हो रहा है शुरू। इतना ना डेवलपमेंट का काम है कि वहाँ भी रोजगार है लोगों को। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया है, भूखमरी खत्म हो गया, चोरी डकैती नहीं करता है लोग। मैं मानता हूं कि ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन खाने के लिए कोई मर नहीं रहा। अब पक्के का घर बन रहा है, लोगों को रोजगार सृजन हो रहा है, कई जगह मक्के का उद्योग लग रहा है। हमारे यहाँ मक्के की खेती होती है। हम जिस बेल्ट से आते हैं वो कोसी का इलाका है, जहाँ बाढ़ आती है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि 11,500 करोड़ रुपया कोसी मैची नदी जोड़ योजना में अभी दिया है। उसका टेंडर भी हो गया है। जो नदियों का पानी बह के बर्बाद होता है, खरीफ फसल के टाइम में उसको रोक के खेतों में पानी दिया जाएगा, और बाढ़ के टाइम में उसको खोल दिया जाएगा। दोनों तरफ नदियों का तटबंध होगा, तो बाढ़ से भी बचाव होगा। लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन का पटबंध भी होगा। 2047 में हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी भी तो आप देखिए इतनी बाढ़ आई और कितने मकान ढह गए और कितने वीडियो वायरल हो रहे थे। मैं जहां से आता हूं वह बाढ़ का ही एरिया है। हाँ, अभी जो मैं बताया कोसी मैची नदी जोड़ योजना, जो एक बिहार का अभिशाप मानी जाती है कोसी नदी। हाँ, तो वो जो पैसा दिया है अभी नेपाल के बगल से जितनी नदियां आई है सब पर तटबंध होगा, दोनों तरफ पूरा। और उस पानी को खरीफ फसल के टाइम में रोक के स्विच गेट लगा के नहर बना के उसको खेत में चल देंगे पानी, और जब बाढ़ का टाइम आएगा उसको खोल देंगे, पानी बह के सीधे चला जाएगा खेत में, यहाँ समुद्र में, गंगा में, गंगा से फिर समुद्र में चला जाएगा। पानी तराई में नहीं फैलेगा। तो यह एक बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं है बिहार आपको लग रहा है कितने साल में बिहार इन सब चीजों से मुक्त हो पाएगा, बाढ़ से स्पेशली अगर हम कहें? मुझे लगता है कि आने वाला जो 5 साल का ये समय है वो बाढ़ से भी मुक्ति मिल जाएगी।
उसमें बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, और मिल गया है, बहुत तरह का तटबंध बना भी है, पहले जैसा क्षति अब नहीं है। कुछ एरिया में है, जैसे कोसी का बेल्ट में है, मैं मानता हूं, तो जिसके लिए 11,500 करोड़ का पहला किस्त हमको प्राप्त हो गया है। और यह प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सीमांचल और कोसी का दर्द को समझा और बाढ़ पीड़ितों के लिए यह काम किया है। जी, अभी जैसे जो जंगल राज चल रहा था, जब आपने बताया, तो क्या कोई घटना हुई कि जब आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे तो किसी ने बुला के आपको भी धमकी दी? क्योंकि जब सबके साथ घटनाएं हो रही थी तो क्या आपके साथ नहीं हुई कि आप भी वहां पे अपने मैं रूप तो में एक बाहुबली के तौर पे थे? उस समय में हमारे शाहनवाज जी मंत्री हुआ करते थे, किशनगंज से जीता था, तो भारत सरकार का मंत्री बन के जब गया था, तब लालटेन वाला जो कि हाट में उसकी पिटाई किया था। मंत्री बनने के बाद पीटा गया मंत्री? बिल्कुल। और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनको स्पेशल जब जानकारी मिली तो हेलीकॉप्टर से उठा के लाया गया था। बिल्कुल, मिनिस्टर बनने के बाद पिटाई किया गया था, तो वो दृश्य तो मैं देखा हूं। अब जब भारत सरकार का मंत्री वहां जंगल राज में पिटा जा रहा है, इससे बड़ी बात, बाकी तो अपहरण रोज होता था, कितना उदाहरण देंगे आप, इतिहास पढ़ जाइएगा तो अपहरण रोज। बिहार को उसी समय से बिहार बदनाम है। अब नीतीश जी के समय से अब तक बिहार का संदेश देश दुनिया में अच्छा जा रहा है, जिन्हें वहां अब न्याय के साथ विकास हो रहा है, कानून का राज है। अब लड़कियां, माता पिता, बहनें हमारी रोड में चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं कह सकता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बदल गया। तो एक बार जब मैसेज गलत जाता है तो लोग वहां जाना नहीं चाहता था, अब उद्योगपति वहां जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार तो हर जगह आप ही के इंजन की सरकार है, लगभग आप लोग की ही सरकार है ऑलमोस्ट हर स्टेट में। और अभी आप महाराष्ट्र गए थे तो महाराष्ट्र में भी अब उसमें एमसीडी वाले में भी आप लोग की हो गई। देखिए, ये लोग झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाले का यही हश्र होगा। आज भी राहुल जी या तेजस्वी यादव, हमारे बिहार के जो नेता हैं विपक्ष के, वह देश का मिजाज को नहीं पढ़ पा रहा है, मोदी जी को गाली देता है। अच्छा, ये बताइए, कभी डिबेट करता है राहुल जी? ये कहा राहुल कि देश का विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अररिया की बात करता हूं, अभी मोदी जी हमको अररिया जोगबनी से तमिलनाडु एक सीधे ट्रेन दिया है, वंदे भारत ट्रेन दिया है। अररिया सहरसा कांग्रेस के टाइम में फॉरबिसगंज बरसों पड़ा हुआ था, बड़ी लाइन में परिवर्तन 15 साल लग गया, अभी शुरू हुआ है चुनाव से पहले। पटना का राजधानी, पटना जाने का राजधानी है बिहार का, एक ट्रेन नहीं थी, जोगबनी से ट्रेन चल रही है। और अभी नई रेल लाइन अररिया टू सिलीगुड़ी, प्रधानमंत्री जी गए थे, चालू किया। पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू किया। मतलब अब तो नया बिहार बनता जा रहा है, विकसित बिहार, पूरा कोसी सीमांचल। आप चलिए कभी, ज्ञान में तो पहले से भी बिहार विकसित था। बिहार ने बुद्ध दिया, बिहार ने जो है महावीर को दिया, बिहार ने शून्य का आविष्कार किया, बिहार ने तो पहले से ही बहुत कुछ दिया। अभी जैसे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के भी बिहार में बनाए गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके? निश्चित रूप से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि पहली बार बिहार का के लोगों को यह अवसर मिला और एक युवा चेहरा मिला। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है, यह बता दिया है कि हम परिवार का पार्टी नहीं हैं। एक छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो सकता है। यह संदेश देश को दिया है जी आपने। और 45 साल का
मात्र जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं कल। जी। और एक तरफ कांग्रेस के पास 85 साल के जो बुजुर्ग हैं वह कांग्रेस का अध्यक्ष है। एक नया सोच, नया विचार, युवा सोच, नई उम्मीद, नई आशा, ताकि देश के युवाओं को, क्योंकि मसल्स पावर भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए, जवान एकदम युवा, तो नई सोच लेकर के विकसित भारत का, यानी बिहार का जो पुरातन इतिहास रहा है उसको एक बार फिर बिल्कुल, से रिकलेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। बिहार का कहीं न कहीं तो गुण होगा, कोई अच्छाई देखा होगा तभी तो बनाया है, ऐसे थोड़ी बना दिया जाता है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित भाई का बहुत बहुत आभार कि आपने बिहार को इतना बड़ा दायित्व दिया है कि हमारे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है पहली बार। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, आपने बोला था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। क्या थी इसकी कहानी? ये बहुत बयान वायरल हुआ था आपका। इस संदर्भ में मैंने नहीं कहा था। हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू हमारा संस्कार है, हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है, और हम सनातनी हैं। गिरिराज जी हमारे गए थे, वो गए थे धार्मिक आयोजन के लिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, और वो एक कार्यक्रम मंदिर में हो रहा था। उस वक्त मैंने ये शब्द कहा था और हिंदू को ही कहा था। मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि मुसलमान का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा कि हम हिंदू हैं, तो गर्व से हम हिंदू कहें, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। हाँ, और हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू संस्कार है, हिंदू होना बुरी बात नहीं है। हमारे वोट बंटते हैं, कोई यादव बन जाता है, कोई मुकेश सहनी बन जाता है, इसलिए कहा कि हिंदू बन के रहो। हिंदू होना बुरी बात नहीं है। हिंदू वह धर्म है, हिंदू हमारी वह संस्कृति है कि हम गाछ को भी पूजा करते हैं, वृक्ष को, पीपल गाछ में पानी डालते हैं ना, बरगद गाछ को पूजा करते हैं ना, सांप को भी नाग पंचमी के दिन दूध लावा पिलाते हैं। लेकिन सांप तो पीता नहीं दूध। पिलाता हूँ, ये हमारा संस्कृति में है। हाँ, पूजा करते हैं। शंकर भगवान का गले में लपेटा होता है क्या? धार्मिक सनातन में उसकी पूजा की जाती है। सांप को हम लोग नहीं मारते हैं, कोई घर में देखते हैं तो जी। और उसी प्रकार से कुत्ता को भी हम भैरव कहते हैं, नहीं, मान्यता है ना उसका। अर्थात जो धर्म सनातन, जिसको हम हिंदू कहते हैं, हर जीव जंतु को भगवान मानता हो, क्या हम किसी का विरोधी हो सकते हैं? ये है हमारा हिंदू संस्कार संस्कृति। मैंने किसी को कहा नहीं था, वो अपने पे ले लिया। हमारे कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम नेता जो है वो कह दिया कि प्रदीप सिंह ने ऐसा कहा। मैं तो हिंदू को कहा कि हिंदू बनो, हिंदू बनना बुरी बात नहीं है, हिंदू हमारा संस्कार है, संस्कृति है, जीवन पद्धति है। इस संदर्भ में ये बातें कही थी। जी। मखाना को जैसे अभी सुपर फूड कहा जा रहा है, मखाना को लेके पूरा प्रधानमंत्री जी भी इतना कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन किसानों की हालत अभी कितनी बदली है आपको लग रहा है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ही है कि किसानों का आमदनी डबल हो, और जब तक पूरे भारत का किसान का आमदनी दोगुना नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, भारत विकसित नहीं हो सकता है। अभी भी लेकिन किसान कहीं राजस्थान में, कभी बिहार में सुसाइड तो कर ही रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा देश है। अब जैसे डीएपी जो खाद आता है, आपको पता है नहीं कि खाद हमारे यहाँ बाहर से भी आता है। एक कृषि प्रधान देश है, यह नारों में सिर्फ चलता रहा। ये बात है, हमारे जो पूर्व सरकार है कांग्रेस का, इतने दिन राज किया, आज तो कई फैक्ट्री खाद का लगा है, और 5-5 हजार रुपया एक एक खाद का बोरी में पड़ता है। प्रधानमंत्री जी सरकार उसमें सब्सिडी देते हैं 2500 रुपया।
और 1300-1400 रुपया में वो खाद अवेलेबल कराता है किसानों को। और जो 2000 रुपया साल में 3 बार देता है, उससे भी बहुत राहत मिलता है और सीधे अकाउंट में देता है। ये जो डिजिटल इंडिया किया प्रधानमंत्री जी, आज जो भी पैसा हो, किसान निधि हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, विकलांग हो, हर प्रकार का जो पैसा सरकार से मिलता है वो सीधे अकाउंट में जाता है। तो किसान सुधरा है माली हालत, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मक्के की खेती बहुत होती है और प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद इसलिए देंगे कि मखाना का खेती दरभंगा से लेके मधुबनी, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो 8-10 जिले में है, देश में 90% मखाना वहीं से खेती होता है जी। और वो आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आज पूरा दुनिया में मखाना है और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा है उसका। और प्रधानमंत्री तो मखाना बोर्ड का गठन कर दिया। इस नाते किसान का माली हालत बदल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिहार की गणना अभी भी पिछड़े राज्यों में ही क्यों है? बिहार कब से ये निकलेगा? मतलब सदियों से, हम जब से, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से तो मैं बिहार को एक पिछड़ा राज्य के तौर पे 15-20 साल तो बर्बाद पहले लोगों ने किया। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं कुछ, सड़कें नहीं, रोड नहीं, पुल नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा नहीं। तो कौन जाएगा बिहार? तो 15-20 साल में इन चीजों को ठीक किया, समय लगा ना। अब सड़कें बन गई, रोड, पुल, कनेक्टिविटी बढ़िया हो गया, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब तो बिहार को आप अगर नहीं गए हैं, जो 10 साल पहले गया है, आप चलिए आज, तो कनेक्टिविटी के मामले में बिहार बहुत आगे निकल गया। बिजली 24 घंटा में 22 से 23 घंटा बिजली हर गांव में होती है। तो पहले इन चीजों का अभाव था, यातायात नहीं था। अब पूर्णिया में हमारे यहाँ हवाई जहाज चलने लगा, तो जहां यातायात होगा, कनेक्टिविटी, वहीं लोग जाएगा ना। और उसके बाद सुरक्षा। तो अब नीतीश जी के राज में, इंडिया की जब से सरकार बनी है, अब लोगों को बिहार के प्रति भरोसा जगा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, मूल चीज, मूलभूत था ही नहीं। तो अब चीजों को ठीक किया। मैं मानता हूं कि आने वाला 5 साल में बिहार बदल जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा। जैसे प्लानिंग है, उद्योग लगना है हर जिले में, उद्योग नीति सरकार ला रही है और प्रधानमंत्री जी भी बिहार को काफी मदद करते हैं। विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज दे के अब बिहार में, जैसे कि अपने यहाँ पटना, एक दरभंगा, एक गया, 3 एयरपोर्ट था। अभी पूर्णिया चालू हुआ, अब भागलपुर चालू हो जाएगा। 7 एयरपोर्ट और बनना है, अभी गया पहले से है। तो जब कनेक्टिविटी मजबूत होगा, आने जाने का रास्ता बनेगा, तो उद्योगपति भी जाएगा हमारे यहाँ। और सुरक्षा का जब जवाबदेही लेगा, तो सरकार पर भरोसा है, बिहार बदल जाएगा। आपका एक बयान था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल मिलता है। ये गरीबी है या विकसित भारत का सपना? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर चावल ऐसे ही मिलता रहा तो ये तो गरीबी मानी जाएगी, इसमें विकसित भारत का रोल फिर कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी ने का सोच में वो नहीं है। पहले हम लोग देखा है, हम भी देखे हैं, 30 साल पहले लोग खाने को मरता था। एक शाम खाता था, दूसरे शाम वो क्या खाएंगे वो चिंता था। तो कोई भूखे न सोए, उसके लिए यह योजना चालू किया, किसी को भूखे न सोना पड़े। हम लोग देखा है कि भूखे सोते हैं, एक शाम खाता था, दूसरे शाम क्या खाएंगे यह चिंता था। तो वह चिंता दूर कर दिया। अब खाने के लिए कोई मर नहीं रहा है। तो इसलिए यह जो चावल दे रहा है फ्री, यह प्रधानमंत्री का है कि कोई देश में कोई गरीब गुरबा, जैसे कोई मर्म समाज। 80 करोड़ सर, ये जनसंख्या बहुत बड़ी है। 80 करोड़ तो बहुत ज्यादा है ना फिर। है ही तो आपको सरकार मदद कर रहा है, चावल बहुत है, खाओ, लेकिन आगे कमाओ, कोई भूखे न सोए, इसके लिए व्यवस्था किया है। अच्छा, जब आप अपनी जर्नी तय कर रहे थे, तो जब आप एमएलए बने, वही पहले वाले क्वेश्चन पे, कि कोई घटना घटी थी आपके साथ? क्योंकि जब जंगल राज था तो आपको भी तो धमकी वगैरह आई होगी कि आया ही था। किस तरह की धमकी आई थी? जान मार देंगे,
पॉलिटिकल पार्टियों से आई। पॉलिटिकल पार्टी, गुंडा, क्रिमिनल, कि तुम जो है यहाँ से चुनाव मत लड़ो, भाजपा का झंडा लेके मत चलो। वहाँ कमल खिलना बहुत मुश्किल था। एक क्षेत्र था जो कि अररिया से बाहर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जाना मुश्किल था। अच्छा। हाँ, मैं कहा ना भी कि 43% अल्पसंख्यक है वहाँ। फिर भी आप बार बार वहाँ जीत रहे हो। जी, हालांकि मुझे अल्पसंख्यक भी वोट देता है। अब तो समय बदल गया, लेकिन एक वक्त ऐसा था जो मुश्किल था उस सब में। तो अब तो लोगों में अवेयरनेस आया, लोग जग गए, लोकतंत्र भी मजबूत होते चला गया, लोग अधिकार, मौलिक अधिकार जानने लगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोग जागरूकता होते कि यार डिजिटल इंडिया हो गया, लोग देख रहा है, वोट का मतलब भी समझ रहा है, जो काम करेगा वही राज करेगा। वही राज। पहले आप एमएलए थे, फिर एमपी बने, तो कितना अंतर है इन दोनों की जर्नी में? मतलब जैसे कि जो पहले थे वो बिहार तक अब लिमिटेड थे, आप अब आज के टाइम में देश की पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्वमेंट, पहले विधानसभा में बोल रहे थे, अब आप लोकसभा में बोल रहे हैं। छोटा सदन में थे, स्टेट में, तो स्वाभाविक है आज हम देश में बैठते हैं, प्रधानमंत्री के बीच बैठते हैं, तो अंतर तो हो ही जाता है। यहाँ काम करने का और यहाँ देश मिल जाता है, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बहुत तरह की बातें होती है। तो वहाँ तो स्टेट ही देखते थे हम, यहाँ तो हर राज्य को देखते हैं, हर जिले के एमपीज है वहाँ। एक बड़ा सदन है और बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ बहुत चीज़ सीखने का भी है, बहुत चीज़ समझने का है, और बहुत चीज़ यहाँ देश में जानने का है। सब चीज़ मैं ही जानता हूँ ऐसा नहीं है, जो कहीं लगता है वो सब यहाँ प्राप्त होता है। तो समुंदर है, आप जितना सीखिएगा लोकसभा में उतना आपको प्राप्त होगा। जैसे बिहार की पॉलिटिक्स में चलता है कि काफिला लेके चलते हैं विधायक मंत्री, तो आप भी ऐसे ही लेके चलते हो? नहीं, वो सब देखा हुआ है। अच्छा। ऐसे तो हमारे साथ भी सिक्योरिटी है, वहाँ भी सिक्योरिटी है। हाँ, Z+ है, Y+ है। Y+ सिक्योरिटी अभी भी है आपके बिल्कुल, पास बिहार में? तो क्या अभी आप कह रहे हो कि एक तरफ अगर जंगल राज खत्म हो गया है तो फिर आप Y+ सिक्योरिटी क्यों? वही जो घटना घटी थी ना बीच में, जो मैंने हिंदू वाली बात जो कहा था, हाँ। तो उसमें मैं मेरे घर में एक पिस्टल लेके बदमाश घुस गया था, तो पकड़ा भी गया। तो हमारे गार्ड ने उसको दबोच के पकड़ा। तो उसके बाद लगता है कि नहीं, वो जो बेल्ट है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, 5-10 जिला में अकेले बीजेपी के सांसद में हूँ। अगल बगल है भी तो वो JDU से है। तो पार्टी को लगता है कि एक अच्छा कार्य करता है, कहीं इसके साथ हादसा न हो जाए, इसलिए Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। Y+ दे रखी है, परंतु कोई खास बात नहीं है। ऊपर वाला जिसके साथ है तो Y+ का, इंदिरा गांधी से बेसी सिक्योरिटी किसी को था क्या? सही बात कह रहे हैं। सरकार दे दिया है तो मैं रखे हुआ हूँ, लेकिन कि ऊपर वाले का हाथ में सारी चीजें होती सारी चीजें होती है। जिस दिन आपको कुछ होना है तो कोई रोक नहीं सकेगा। परंतु सरकार का जवाबदेही है, वो समझता है कि नहीं इनको जरूरत है, दे रखा है। 2047 में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत विकसित होगा, बिहार का क्या रोल होगा उसमें? अहम रोल होगा। देखिए, देश का कोई राज्य अगर पिछड़ा रह गया तो भारत विकसित नहीं होगा। इसीलिए भारत को विकसित होना है तो बिहार, यूपी, बंगाल, असम, आपका उड़ीसा, जो पूर्वांचल का राज्य है, पूर्वोत्तर, जैसे साउथ से हम अपने आप का तुलना करते हैं तो हमसे बहुत आगे है वो। कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप भी लगाते हैं कि उड़ीसा में, आंध्रा में और बिहार में ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का स्पष्ट सोच है कि जो राज्य कमजोर है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, मूलभूत संरचना जहां नहीं है, उसको हम करें। अब मान लीजिए मेडिकल कॉलेज नहीं है बिहार में, जिले में, कई जिलों में है, कई में नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने तय किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हो गया लगभग। पॉलिटेक्निक नहीं है,
केंद्रीय विद्यालय नहीं है, नवोदय नहीं है, तो इन चीजों का तो काम कर दिया। तो जहां नहीं है वो बिहार है, बंगाल है, असम है। तो पूर्वांचल का राज्य विकसित जैसे हो जाएगा तो उनके बराबरी में हम साउथ का आ जाएंगे। तो जब सभी राज्य देश का विकसित बन जाएगा तब विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल, जब सबका उसमें सहयोग होगा और सबका साथ होगा। बिल्कुल। जैसे सीमांचल से अभी कोई मंत्री नहीं बना है, क्या लगता है आपको इस सरकार में भविष्य में मौका मिलेगा, या इसकी कुछ कमेटी ऐसे कुछ है जो ऑब्जर्व कर रही है कि आपको मिलना चाहिए? क्योंकि आप तो 3 बार सांसद रह चुके हो, 2 बार एमएलए रह चुके हो, और ऐसे एरिया से आप हो जहां से आप बता रहे हो कि 7-8 लोकसभाओं में वहां पे बीजेपी का कोई नहीं है। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पहली बात। और मैं तो मात्र एमएलए बनने के लिए सोचा था, किसी तरह से बन के अपना इलाके का डेवलपमेंट कर लूं। और पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दिया है, बीजेपी ने। और एमएलए 2 बार, 5 बार एमपी बन चुका हूं। और एमपी एमएलए बन गया हूं और सेवा कर रहा हूं। मंत्री बनने का बहुत शौक नहीं है, ऐसा नहीं कि मंत्री बनना। और एमपी बन के, एमएलए बन के भी उतना ही काम कर सकते हैं, बेसी कर सकते हैं। इसलिए वो सब काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, किनको बनाना नहीं बनाना। सांसद है, कम बड़ी बात थोड़े है। बिल्कुल, आपके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि आप पर पानी, जब बाढ़ आती थी तो कमर तक पानी आती थी, आप पार करके गए हो। तो आज तो खुशी है कि अपने बनाए हुए इलाके में पूरे जिला को मैं चकाचक कर दिया हूँ। कहीं पर रोड, पुल, पुलिया का कहीं पे ऐसा एरिया नहीं है कि परेशानी हो। 40 से 45 मिनट में, 1 घंटे के अंदर जिले का किसी कोना से मैं अररिया पहुंच जाऊंगा, हेडक्वार्टर। लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं थी, पहले 3-3 घंटे लगते थे, 4-4 घंटे। इसलिए भूगोल बदल गया, ज्योग्राफी भी बदल गया, केमिस्ट्री भी बदल गया, सब चीज बदल गया। जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक नहीं था, नवोदय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, मात्र एक ट्रेन चलती थी, छोटी छोटी ट्रेन, वो छोटी लाइन का। अब कई ट्रेनों का सौगात है। नई रेल लाइन मिल गया, अररिया टू सुपौल, अररिया गलगलिया 4 लाइन बन गया। अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी मेरे जिला होकर एक्सप्रेस वे बनने वाला है। कोसी मैची का 11,500 करोड़ उसमें दिया है। तो बिहार बदल रहा है, पूरा कोसी बदल रहा है। तो कभी आपको प्यार मोहब्बत हुआ कि केवल राजनीति ही सवार रही दिमाग पर, कि केवल राजनीति ही करना है? देखिए, प्यार मोहब्बत में तो शादी में लव मैरिज ही किया। अच्छा, लव मैरिज। पढ़ने के क्रम में ही, स्कूल में ही, जब 12वीं 11 10वीं में मैं पढ़ रहा था, उसी समय से था ये सब चक्कर। हाँ। पिताजी कहते थे कि शादी वहां मत करो, मैं कहता था करूंगा। तो वही है कि अंत में पिताजी मना किए थे, नहीं करो, तो मैं घर से भी छोड़ के शादी किया। मतलब भाग कर शादी करी? हाँ, भाग के कुछ दिन नेपाल में रहा। अच्छा। लगभग 6 महीना, साल भर, 8 महीना। तो लड़की के माता पिता वो मुझ पर एफआईआर भी कर दिया था उस टाइम में। तो फिर हम लोगों ने दोनों, चूंकि एज पूरा हुआ था, बालिग थे, तो फिर आके कोर्ट में हम लोग सरेंडर किए। तो खड़े खड़ी मैंने कहा कि भाई हम लोग कोई भगा के नहीं ले गया। लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं स्वेच्छा से बालिग हूँ और स्वेच्छा से शादी किया हूँ। और फिर दोनों हम लोग एक ही कौम के थे, वैश्य समाज से आता था वो, हम अति पिछड़े में हैं। तो हो गया, तो फिर शादी भी हो गया, राजनीति भी शुरू था। तो यही कहानी है। अब घर वाले एक्सेप्ट कर लिए इन चीज़ों को? बहुत दिन तो नहीं किया। हाँ। लेकिन पिताजी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे। हाँ। तो मैं एक किराए के घर पे रहता था,
मतलब पिताजी के कहा कि घर में नहीं आने देंगे, तो मैं नहीं गया घर 1-2 साल। तो मैं किराए के घर पे रहता था, और आज भी मैं किराए के घर पे हूँ। बिल्कुल 2 कमरे के मकान पे 35 साल से, और छत है बड़ा। और हमारा तो एकदम सिंपल घर है, मेरे घर में सोफा भी नहीं मिलेगा। आई एम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मेरे सोच में ही था कि जब तक गरीबों का घर नहीं बनेगा, अपना घर नहीं बनाऊंगा। और मुझे खुशी आज कि प्रधानमंत्री जी लगभग 3.5 लाख लोगों को अररिया जिला में पक्के का घर दिया है। और 1-8 लाख लोगों को अगर और बन जाए तो मैं समझता हूँ बनेगा ही, कि सबका घर हो जाएगा। तो प्यार मोहब्बत, राजनीति, ये सब ऐसे इशू हैं कि बहुत बार मारपीट वगैरह जब भी होती है। मेरे 2 साल के बाद मुझे एक लड़की घर में जन्म हुआ। एक दिन का वारदात है, जब बच्ची वो 4-5-6 महीना की थी, तो उनकी मम्मी चले गई स्नान करने के लिए बाथरूम। छत खुला था, वो मेरी बच्ची छत से नीचे गिर गई। तो हम थे नहीं घर पे। जब पिताजी को पता चला, माँ को, तो उस दिन वो अपना जो सुना कि हमारा पोती छत, शादी के बाद कोई संपर्क नहीं, पोती 2 से वो साल, 3 attachment आ साल, गया। 4 साल के बाद जब ये पता चला कि मेरी पोती छत से गिर गया, हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते बिना कहे वहाँ पे आए। हम बाहर थे कहीं उस दिन, फिर हॉस्पिटल ले गया। ऊपर वाला कृपा से कुछ हुआ नहीं बच्चे को, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा, नीचे में ब्रिक सोलिंग था, कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। फिर उसी दिन से उन लोगों का आना जाना वो जोड़ने का माध्यम बन गया। यही। कभी कोई राजनीतिक धमकी आई जब आप राजनीति अपनी शुरू देखिए, कर रहे राजनीति थे? में तो वहाँ मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को का उस इलाके में कुछ था नहीं। एक आध एमएलए कभी फारबिसगंज एक विधानसभा है हुआ करता था, कभी एक आध इधर बने तो उधर नहीं बने, नरपतगंज। लेकिन मैं जब से आया तो 4-5 उधर अपने जिला में बनाने लगा। तो इतना खौफ था कि 2 विधानसभा, जोकी और अररिया में कभी कमल खिलता ही नहीं था। पहली बार मैं खिलाया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वहाँ कठिन था, और कार्यकर्ता को पूरा बोल्ड हिम्मत देके कई बार झंझट हुआ लालटेन वाला से। वहाँ तस्लीमुद्दीन बड़ा नेता था, उनका बोलबाला था लालटेन वाला। उधर तस्लीमुद्दीन, साहबुद्दीन, उधर साहबुद्दीन से मुलाकात हुई थी? हाँ, होती ही रहती थी। एक दबंग चेहरा था वो लोग, जो विपक्ष था, उनके सामने में कोई खड़ा नहीं होता था। मतलब पूरब से हवा अगर पश्चिम की दिशा जानी होती थी हवा को, तो लगता था उनसे पूछ के जाएंगे। वाह, लालटेन का मतलब आरजेडी का सरकार, लालू का बर्दाश्त, इस नाते हिम्मत नहीं होता था। लेकिन हमने वो सब संघर्ष किया। नहीं, संघर्ष किया तो जैसे ये और लोग धमकी भी आया, अच्छा। केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ, कई बार लड़ाई हुई। एक बार वो मंत्री थे पेट्रोलियम नायक, वो जोकी हाट आए थे। मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा है, शाहनवाज उस समय कैबिनेट मंत्री थे वहाँ का, किशनगंज से जीत के आया था। 98 या 2000 की बात है। मैं तो बीजेपी 1 में ज्वाइन किया था। उस वक्त में मंत्री जब आए थे, तो जब चले गए लौट के, वो तो उधर से रात में जो लौट रहा था, तो सारा कार्यकर्ता को मार पीट करके एकदम गाड़ी तोड़ दिया। 2550 गाड़ी तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। आरजेडी का तस्लीमुद्दीन का जो बेटे थे बड़े, तो उस समय का दौर ऐसा था। लेकिन हम लोग जब सुबह में धरना दिए डीएम साहब के आगे, वहां भी राइफल लेके पहुंच गया। अच्छा, डीएम ऑफिस के सामने राइफल लेके पहुंच गए? लोकतंत्र में हम लोग धरना दिए कि इस तरह का घटना घटी रात में, और सुबह पहुंच गया। अब देख कितना मनोबल बढ़ा हुआ था।
ना डीएम के सामने अगर कर दिया तो फिर लेकिन हम लोग भी धरना स्थल से उठ के हम्म, जो राइफल लेके 4 गाड़ी से आया धरना के आगे, ऐसे धमकाने के लिए, हम लोग भी दौड़ गए तो थाना जाके घुस गया। हम लोग थाना को घेर लिए हम लोग, और हिम्मत नहीं हुआ उसको निकलने का बाहर। बाद में एसपी डीएसपी आया, तब हस्तक्षेप करके उसको वहां से बाहर निकाल के ले गया। हम कहा आइंदा गलती करेगा, तो उस दिन से भय हो गया, खौफ हो गया। फिर मुकाबला हम लोग किए। अब बीजेपी वाला भी डरने वाला नहीं है, उनको भी एक आइडिया हो गया कि ये भी अब मारपीट कर सकते हैं। और 2001 में एक ही आदमी का एक कुर्सा काटा ब्लॉक, एक बर्धस्त था वहां, ब्लॉक प्रमुख बनाने का, पैसा से दबंगई से बना लेता था। 20-30-25 साल से वो राज करता था वहां। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस बार इसको बनने नहीं देंगे। जब हम लोग गए बहुमत के साथ, तो बम फोड़ दिया, पटाखा फोड़ दिया, राइफल चला दिया, कई गाड़ी तोड़ दिया। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि जब बहुमत है तो बनेगा। उस दिन तो चुनाव रद्द करा दिया। तो दूसरे दिन फिर दूसरा डेट हुआ, उसमें भी विजयी हम ही हुए। हमारे प्रत्याशी जीता। तो 25-30 साल से मतलब आप भी बाहुबल अपना तो उस दिन के बाद मेरा नाम होने लगा कि इन लोगों को कोई शिकस्त नहीं दिया। प्रदीप सिंह अकेले शिकस्त आया, अकेले तो शिकस्त दे दिया। उधर एक तरफ सारे नेता था, बड़े बड़े दिग्गज सब था, और अकेले हम थे। तो हमारे साथ जनता थी, तो हमने संघर्ष करके वहां। कभी ऐसा हुआ कि आपके आमने सामने गोली चल रही है जब बिहार में? वही वैसी जगह गोली चला रहा था, इधर हम लोगों की तरफ से प्रशासन खड़ा था, पुलिस भाग गई। उस समय में लालू की सरकार था ना। अच्छा। तो वहां पे खड़े थे हम लोग, तो बगल से गोली चल रही थी। कभी लगी गोली आपको? नहीं, गोली लगी नहीं, ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन गोली चलाया, बम चलाया विपक्ष ने। हम लोग भागा नहीं, हम लोग ईटा से मारते थे। अच्छा, ईटा हथियार बनाते? ईटा से, पत्थर से मार मार के लोगों को भगाया गोली के जवाब, देसी अंदाज में। तो लोगों में एक मैसेज गया कि गुंडा राज को अकेले प्रदीप सिंह खत्म कर दिया। तो मेरा एक बड़ा नाम हुआ, क्षेत्र में एक पहचान बनी। 2001 की बात। अच्छा, ये 2001 की पहचान बना क्षेत्र में। नहीं, मजबूत भी है और न्याय के साथ रहता है, और गलत लोगों के साथ। ऐसे ही इमेज बनता चला गया, पॉजिटिव इमेज फिर धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होता चला गया। अभी मैं 5 लोगों के नाम लूंगा, 6 लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में आपके दिमाग में पहली बार क्या सेंटेंस आता है वो आप बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऐसे वो हमारे चेहरा है प्रधानमंत्री। हमें गर्व है कि वो देश के नहीं पूरे विश्व के वैश्विक लीडर हो गए। अमित शाह तो लौह पुरुष है। मैं मानता हूं कि अमित शाह जी जो रणनीतिकार हैं, और उनका जो हम लोगों का जो अनुभव सरकार को प्राप्त होता है, यह चाणक्य का नीति है। नीतीश कुमार एक अच्छे नेक इंसान है। जंगल राज से मुक्ति दिला के बिहार को विकसित बिहार बनाने में उसका अहम भूमिका है। तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव का पूरे परिवार, लालू जी से लेके लोग सब चार्जशीटेड है। जनता उसको नकार चुका है। सब चार्जशीटेड है, कोई साफ सुथरा नहीं है। और चेहरा जब पढ़ेंगे उसका, तो उसको गुरूर और घमंड, अहंकार वो भरा हुआ है। राहुल गांधी देश के मिजाज को नहीं पढ़ सका है। मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करता है और दुनिया में जाके भारत के खिलाफ बात करता है। ये शर्मनाक बात है। अनंत सिंह साफ दिल का आदमी है, सीधा सपाटा। वो मन में कुछ नहीं है, जो मुंह में है वो अंदर में है, और सीधे कहता है जनता हमारा भगवान है। पप्पू यादव फासिस्ट है। पप्पू यादव का कई बयान है,
वो बोलते हैं कि सरकार से अधिक संपत्ति मेरे पास है। ये कहाँ तक सत्य है? झूठ बोलना, रील बनाना, 10,000 रुपया देना है, रील बनाना है, उनको दिखाना है, जबकि हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में दान जो है छुपा के करना चाहिए। आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। तो इस तरह का वो फासिस्ट ज़्यादा बोलना, झूठ बोलना, ये उनके संस्कार में। थैंक यू सो मच इस संवाद को ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली कड़ी में फिर किसी से बात होगी। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।